रही हो ना, उसके पैसे अलग बनते हैं। रोज तुम्हारे आलसपन के कारण घर के सारे काम मुझे करने पड़ते हैं, जिस कारण कई दिनों से मेरी तबीयत भी खराब रह रही है, लेकिन मैंने उफ तक नहीं की। इतना बोलते ही साधना की तबीयत काफी खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। देखिए, पिछले कुछ दिनों से ज्यादा काम करने के कारण इनमें अंदर ही अंदर काफी कमजोरी आ गई है। तभी उस डॉक्टर की नजर निशा और कृतिका पर जाती है। ओह, तो तुम दोनों इनकी बहुएं हो, तभी इनकी ये हालत है। क्या मतलब डॉक्टर? मतलब ये दोनों मेरे पड़ोस में रहती थी और एक नंबर की आलसी बहन है। एक हफ्ते तक तो ये नहाती भी नहीं थी, तो बाकी काम तो ये क्या ही करती होंगी। क्या हमारी माँ की इस हालत की जिम्मेदार यानी कि ये दोनों हैं? अभी निकल जाओ हमारे घर से। ऐसी आलसी बीवियों की हमें कोई जरूरत नहीं। नहीं, हमें माफ कर दो। आज के बाद हम अपना ये आलस त्याग देंगे। अब उन दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो दोनों ही अपनी सास से माफी मांगती हैं। साधना का दिल बड़ा था, इसलिए वो भी उन्हें माफ कर देती है और अब दोनों बहुएं सारा आलसपन त्याग कर घर का सारा काम करती हैं। दीनापुर नाम के गांव में आशा नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी, जो कि बहुत ही खड़ूस थी। उसके परिवार में उसके अलावा कोई नहीं था। गांव में सभी जानते थे कि अगर हम उससे कुछ कहेंगे तो वो उसका उल्टा ही जवाब देगी। बुढ़ापे की दहलीज पर होने की वजह से उसमें खूब गुस्सा भर गया था और वो लोगों पर खूब चिल्लाती थी। लेकिन आशा देवी खाना बड़ा ही स्वादिष्ट बनाती थी। उसके खाने की खुशबू सबको उसके घर की ओर खींच लाती थी। एक रोज, अरे वाह, इस मटर पनीर में से बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही है। आज तो भरपूर मटर पनीर खाऊंगी। आज तो दावत है मेरी। अम्मा, आज क्या बना रही हो? बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही है। तू क्या करेगी जानकर, हैं? और क्यों आई है यहाँ? माँ ने ये दूध भिजवाया था, उनके हाथ से आपका दूध गिर गया था ना। अच्छा ठीक है, चल जा अब यहाँ से। रेनू वहाँ से चली गई। उस दूध को देख आशा ने सोचा, मटर पनीर के साथ मैं खीर भी बना लेती हूँ। आज मीठे में खीर खाने की बड़ी इच्छा हो रही है। अब खीर बना रही हूँ तो साथ में थोड़ी पूरी भी निकाल लूंगी अपने लिए। वैसे भी तो कभी कभार ही पकवान खाने को नसीब होते हैं। लेकिन मावा तो है ही नहीं खीर में डालने के लिए। आशा देवी मावा लेकर घर लौट रही होती है, तभी उसे बिरजू मिलता है। क्या बात है काकी, मावा? लगता है आज कुछ खास बन रहा है घर पर, है? सुना है बड़ा ही स्वादिष्ट खाना बनाती हो तुम। अरे कभी हमें भी अपने घर पर बुलाया करो। क्यों? वो अपनी लुगाई को जाकर बोल, मैंने क्या तेरा कर्जा लिया है जो तुझे बनाकर खिलाऊं? हाँ? कुछ देर बाद आशा देवी घर पहुंचती है और खीर में मावा डालती है, जिससे उसके घर से खूब अच्छी खुशबू आने लगती है। वो खुशबू सूंघकर उसकी पड़ोसिनें किसी न किसी बहाने से उसके घर आती हैं, लेकिन आशा देवी बिना किसी को कुछ दिए ही वहां से भगा देती है। जब सारा खाना पककर तैयार हो जाता है तो वो अपने लिए थाली में पकवान डालती है और खाने के लिए बैठती है। लेकिन तभी उसे याद आता है, हे राम, इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो गई? भला मैं राम जी को भोग लगाना कैसे भूल गई? राम 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 राम, मैं अभी भगवान को भोग लगा कर आती हूँ। आशा देवी जब भी कुछ अच्छा बनाती तो भगवान को उसका भोग लगाने मंदिर जरूर जाती। उस रोज भी वो एक थाली में भोग निकालकर मंदिर चढ़ाने ले गई। क्या बात है काकी, आज क्या भोग लगाने आई हो भगवान को? आज पकवान बने हैं तो सोचा भगवान को भोग लगा दूं। भगवान के साथ साथ कभी ब्राह्मण को भी भोजन करवा दिया करो। तुम तो रहने ही दो पंडित, तुम्हारी जीभ कितनी चटोरी है, ये सब हम अच्छे से जानते हैं। भगवान का लगाया हुआ भोग भी तुम खुद ही खा जाते हो, ये बात हम अच्छे से जानते हैं। इसीलिए आज मैं खुद भगवान को भोग लगाऊंगी। ये सुनकर गुस्से में पंडित वहां से चला जाता है। आशा देवी भी भोग लगाकर कुछ देर बाद घर लौट आती है, लेकिन घर पहुंचकर वो देखती है कि उसका सारा खाना खत्म हो गया है और सारे बर्तन खाली पड़े होते हैं। हे राम, मेरा सारा खाना कौन खा गया? फटे मुंह उसका। आशा देवी रोते हुए मुखिया के पास जाती हैं और उसे सारी बात बताती हैं। क्या कोई तुम्हारा सारा खाना खा गया? भला ऐसा भी क्या खास बनाया था तुमने, हैं? जो चोर तुम्हारे घर से पैसे सामान न चुरा कर खाना चुरा ले गया भाई, हैं? मुझे पता होता कोई मेरा खाना चुरा लेगा तो मैं तो पहले ही रसोई में ताला लगा जाती।
मुखिया उसको आश्वासन देता है कि वो जल्द ही उस चोर को ढूंढ निकालेगा। घर आकर आशा देवी भूखे पेट ही सो गई। अगले दिन मुखिया उस बुढ़िया के पास आया और कहने लगा, आज तुम फिर वही खाना बनाना जो तुमने कल बनाया था। अच्छा, और ठीक वही चीजें दोहराओ जो कल दोहराई थी। जिसने भी चोरी की होगी वो फिर उसे खाने आएगा। हाँ, लेकिन मुझ बुढ़िया के पास अब उतने पैसे नहीं हैं। अरे ये लो पैसे रखो और अब वही करो जैसा मैं कहता हूँ, समझी? आशा देवी फिर से वही सब पकवान बनाती है और आज के पकवान की खुशबू तो कल से भी ज्यादा अच्छी थी। धीरे धीरे वही सब गांव वाले आशा देवी के घर के बाहर इकट्ठा हो गए और आशा देवी ने फिर से सबको भगा दिया और पकवान बनाने के बाद फिर से भगवान को भोग लगाने मंदिर चली गई। हे प्रभु, कल तो तुमने मेरे खाने की रक्षा नहीं की, लेकिन आज तुम उस चोर को पकड़वाने में हमारी मदद करना। मंदिर में आशा देवी भगवान से प्रार्थना कर रही होती है कि तभी दूसरी तरफ चोर मुंह छुपाए आशा देवी के घर में घुस आता है। फिर जैसे ही उसने खाना शुरू किया वैसे ही मुखिया ने उसे दबोच लिया। तभी आशा देवी भी मंदिर से आ गई। आशा देवी उस चोर के मुंह से कपड़ा हटाती है। वो चोर और कोई नहीं बल्कि मंदिर का पंडित ही था। पंडित, तुझे चोरी करते हुए शर्म नहीं आई? अरे कुछ तो मान रख लेता अपना। अब क्या करता आशा काकी, तुम्हारी जीभ जितनी कड़वी है उतने ही अच्छे हैं तुम्हारे हाथों के पकवान। तुम्हारे खाने की खुशबू ही इतनी अच्छी थी कि मैं खुद को रोक नहीं पाया, और तुम तो जानती ही हो कि मेरी जीभ कितनी चटोरी है। अरे भाई, पंडित होकर चोरी? अब आज के बाद तुम गांव के मंदिर में से पंडित पद से हटाए जाते हो भैया। लेकिन कुछ भी कहो, आशा काकी, आपके हाथों के पकवानों की खुशबू की बात ही कुछ और है। ऐसी बात है तो बैठो मुखिया जी, मैं अभी परोसती हूँ पकवान। उस दिन आशा देवी के हाथ का खाना खाकर मुखिया भी हैरान रह गया। लाजवाब, क्या स्वाद है काकी। अब समझ आया क्यों गांव वाले तुम्हारे हाथों के पकवान खाने के लिए तरसते थे। काकी, मैं चाहता हूं कि तुम इस गांव में ढाबा खोलो जिसमें तरह तरह के पकवान बनाकर बेचो। इस तरह तुम्हारी कमाई भी हो जाएगी, साथ ही गांव के लोगों को तुम्हारे हाथ का बढ़िया पकवान भी खाने को मिल जाएगा। लेकिन मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं मुखिया जी? उसकी चिंता आप मत करो। अरे ढाबा खोल कर देने की जिम्मेदारी मेरी, बाकी उसमें स्वादिष्ट खाना बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। इसके बाद गांव में गरीब बुढ़िया की रसोई के नाम से एक ढाबा खुलता है जिसमें वो गरीब बुढ़िया स्वादिष्ट खाना बनाकर बेचती है। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज। उसके परिवार वाले उसे ढूंढते हुए आ जाते हैं। चंपा का एक सिर देखकर सब हैरान थे। अचानक उन्हें साधु बाबा की आत्मा उस कुएं में से प्रकट होती है। तब तक बाकी गांव वाले भी वहां इकट्ठे हो चुके थे। गांव वालों ने मेरा बाग उजाड़ दिया था। उसके बाद मैंने इस कुएं में जल समाधि ले ली। इस कारण ये कुआं कभी नहीं सूखा। सूरज, तुम बहुत दयालु हो और नेक दिल इंसान भी। तुमने चंपा से विवाह करके इंसानियत दिखाई है। चंपा को सब राक्षसी कहते थे, इसका अपमान करते थे, किंतु तुमने इससे विवाह करके इसकी जान बचाई। तुम्हारी उदारता देखकर मैंने तुम्हारी पत्नी को ठीक कर दिया और इस गांव को भी मैं श्राप मुक्त कर रहा हूं। अब से इस गांव में कभी भी गर्मी कहर नहीं बढ़ पाएगी। इस गांव में हमेशा ही हरियाली रहेगी। सदा प्रसन्न रहो। सबकी खुशी का ठिकाना नहीं था। साधु बाबा के आशीर्वाद से भीषण गर्मी समाप्त हो गई और फिर से चंदनपुर गांव हरा भरा हो गया। मम्मी, एसी ऑन कर दो, बहुत गर्मी हो रही है और मुझे बहुत जोरों की नींद भी आ रही है। ओए, अभी तो तू एसी खोलने के लिए बोल रही है। कल को जब दादी के पास गांव जाएंगे तो वहाँ कोई एसी नहीं मिलने वाला। मम्मी, क्या मयंक सच कह रहा है?
दादी माँ के घर पर एसी नहीं चलेगा। ये सब बातें वहां जाकर पता चलेंगी। अब चुपचाप सो जाओ, कल सुबह हमें जल्दी निकलना है। प्रिया बेटा, गांव में इतनी फ्रेश एयर होती है कि तुम्हें एसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम दोनों वहां जाकर देखना कितना एंजॉय करोगे। वो तो पहुंच कर देखते हैं। ये अटैची बंद करो। पूरे 3 महीने कैसे रुकेंगे, वो भी मई जून की गर्मी। और माँ जी को भी ननद जी की सगाई का फंक्शन गर्मियों में ही रखना था। सुहाना, मधु के ससुराल वाले शादी सर्दियों में मांग रहे हैं, इसलिए माँ ने सगाई का फंक्शन रखा है ताकि बात पक्की हो जाए। चलो ये लो, अटैची पैक हो गई है। टाइम से सो जाओ, सुबह फिर मुझे कार ड्राइव करनी है। गुड नाइट। विंटर्स में रख लेती। मनोज का परिवार गांव में रहता था। सुहाना और बच्चे पहली बार गांव जा रहे थे। सुहाना की शादी के बाद उसकी सास और ननद ही शहर में रहने आए थे, पर सुहाना का कभी गांव जाना ही नहीं हुआ। मनोज की शादी शहर में ही हुई थी। पहली बार सुहाना बच्चों के साथ गांव जा रही थी, इसीलिए वो परेशान थी कि गर्मियों में ना जाने गांव में क्या हालत होगी। बच्चों को एयर कंडीशनर की आदत है, पता नहीं वहां क्या हाल होगा। यही घबराहट सुहाना और बच्चों के मन में थी। अगले दिन मनोज सुहाना और बच्चों के साथ गांव पहुंचता है। सुहाना बहू, क्या बात है, जब पिछली बार पहले शहर में तुम्हें देखा था तो तुम्हारी सेहत बहुत अच्छी थी। बच्चे भी बड़े कमजोर हो गए हैं। क्या बात है, कुछ खाते पीते नहीं हो क्या? माँ, अब ये लोग गांव आ गए हैं, अब इन्हें अपने हिसाब से खिला पिलाकर तगड़ा करो। हाँ बेटा, तुम चिंता मत करो। अब ये बच्चे मोटे ताजी सेहत वाले होकर ही शहर जाएंगे। ये लो बच्चों, ठंडी ठंडी मीठी लस्सी पियो। दादी, लस्सी वो क्या होता है? बिटिया, लस्सी जो दही से बनती है, पीकर देखो फिर पता चलेगा। दादी, मुझे भी लस्सी पीनी है। हाँ हाँ बेटा। मधु, ओ मधु, लस्सी के गिलास और ले आ बिटिया। माँ जी, और रहने दीजिए, ये बच्चे तो ऐसे ही कह रहे हैं। मैं इन्हें इसी में से थोड़ा थोड़ा दे दूंगी, ये दोनों पी नहीं पाएंगे। नहीं मम्मी, मैं पी लूंगा, मुझे पूरी पीनी है। हाँ हाँ, मेरा बेटा पूरा पी लेगा। और लस्सी तो बहुत फायदा करती है। गर्मियों में ठंडा पेय पदार्थ है, इसको पीने से शरीर ठंडा रहता है। मैं रेस लगाऊंगी, देखती हूँ तुम दोनों में से कौन जल्दी लस्सी पीता है। सुहाना देखती है प्रिया और मयंक गटगट लस्सी पीकर गिलास खाली कर देते हैं। उन्होंने बहुत शौक से लस्सी पी थी। कई बार सुहाना शहर में बच्चों को दूध या दही देती थी तो नहीं लेते थे, जबरदस्ती देना पड़ता था। पर आज तो दोनों बच्चे लस्सी को एकदम से पी गए। दादी, मैं फर्स्ट हूँ। दादी, मैं फर्स्ट हूँ। हाँ हाँ, दोनों फर्स्ट आए हो। अब तुम दोनों को इनाम मिलेगा। ये देखो, बाग के पके हुए मीठे मीठे रसीले आम। तुम दोनों बच्चों को आम पसंद है ना? वाह, मैंगो। मैंगो तो मुझे बहुत पसंद है। बस, तो फिर अब हम इन आमों को बाल्टी में ठंडे पानी में भिगो देंगे ताकि इनकी गर्मी निकल जाए और ये ठंडे हो जाए। फिर मैं इन आमों को रात में तुम्हें खाने के लिए दूंगी। सच माँ, बच्चे गांव आकर कितना कुछ सीख जाएंगे। बस, आज पहला दिन है ना, तो ये सोच रहे हैं कि बच्चे कुछ नहीं कहेंगे। 1-2 दिन बाद देखना कितना शोर मचाएंगे। अब आज रात को जब इनको एसी नहीं मिलेगा ना, तब पता चलेगा शहर की गर्मी और गांव की गर्मी में कितना फर्क है। गर्मी के मारे जब पसीने छूटेंगे, मच्छर काटेंगे, तब कहेंगे वापस शहर चलो। क्या हुआ भाभी, आप क्या सोचने लगे? ये लो आपकी लस्सी। और शाम के खाने के लिए मैंने दाल चावल, अरबी की सूखी सब्जी और मटर पनीर बनाया है। वो माँ कह रही थी कि बच्चे दाल चावल पता नहीं खाए या ना खाए, इसलिए मटर पनीर शौक से खा लेंगे। हाँ हाँ ठीक है, वैसे मैं आऊँ क्या तुम्हारी हेल्प के लिए? नहीं नहीं भाभी, वो तो सब लोग मिलकर कर रहे हैं, आप आराम करो। कितने दिनों बाद तो हमसे मिलना हुआ है। मैं थोड़ी देर में खाली होकर आपसे बात करती हूँ, आप माँ के साथ बैठकर बातें करो। बच्चे गांव आकर सचमुच बहुत खुश थे। वो अपनी दादी और बाकी सब रिश्तेदारों के साथ खूब हंस खेल रहे थे। रात के समय प्रिया बोली, दादी गर्मी लग रही है, एसी ऑन करना है। अरे बच्चों, तुम दोनों मेरे साथ छत पर चलो, सबके बिस्तर छत पर ही बिछाए हैं। माँ, कितने दिनों बाद आज हम सब मिलकर छत पर सोएंगे। सचमुच बहुत ही बढ़िया नींद आएगी। अब तो मेरी आंख सुबह ही खुलेगी। मधु, मुझे तो एक मोटी चादर दे देना, रात को ठंड हो जाती है। ठीक है भैया। मनोज, कितनी बार तुम्हें कहा था कि गांव आने से पहले एक एसी गांव में भिजवा दो ताकि यहाँ फिटिंग हो जाती तो हम कमरे में आराम से सो सकते थे। सुहाना, हम लोग शहर में रहते हैं और मधु कुछ टाइम बाद अपने घर चली जाएगी। माँ को एयर कंडीशनर की आदत नहीं है। मैंने माँ को कहा था, पर उन्होंने कहा था कि वो कभी यहाँ रहती है, कभी हमारे पास शहर में, तो एयर कंडीशनर लगाने का फायदा ही क्या। यहाँ पर तो सब लोग छत पर ही सोते हैं, बहुत बढ़िया नींद आती है। यहाँ कोई नहीं चलाता एसी, सबको खुली हवा में सोने की आदत है,
और देखो बच्चे भी माँ के साथ कितने आराम से छत पर सोने चले गए। सुहाना देखती है कि बच्चे छत पर अपनी दादी के साथ लेटे हुए कहानी सुन रहे थे और कहानी सुनते सुनते सो गए। सुहाना हैरान रह जाती है। कुछ दिनों बाद मधु की सगाई का फंक्शन बहुत अच्छे से हो जाता है। बच्चे जब तक गांव में रहे उन्होंने एक बार भी किसी बात को लेकर जिद नहीं की। गांव की गर्मी का असर बच्चों पर बिल्कुल भी नहीं हुआ। सुहाना समझ जाती है कि उसकी सोच गलत थी। बच्चों ने गांव की गर्मी को खूब एंजॉय किया। जिस तरह शहर में गर्मी से बचने के मशीनरी साधन उपलब्ध हैं, उसी तरह गांव में गर्मी से बचने के प्राकृतिक साधन उपलब्ध हैं। वो खुश थी कि बच्चों को हर स्थिति में रहने की आदत हो गई, भले ही वो गांव में रहे या फिर शहर में। वो अपने आप को स्थिति के अनुसार बदल लेंगे। बच्चों, तुम सब बहुत याद आओगे। अब तो तुम्हारे साथ रहने की आदत हो गई है। माँ तो फिर आप और मधु शहर आ जाना, बच्चों को भी अच्छा लगेगा। हाँ बेटा, आऊंगी। थोड़ी गर्मी कम हो जाए फिर मैं जरूर आऊंगी। बच्चे कहाँ गए? रुको मैं देखती हूँ। सुहाना देखती है प्रिया और मयंक तो हैंडपंप के पास खड़े हुए ठंडे ठंडे पानी से मुंह धो रहे हैं और खुशी से उछल कूद कर नाच रहे हैं, मानो वो गर्मी के मौसम के साथ खुशी खुशी खेल रहे हो। ये लो बच्चों और मुंह। सुहाना की आंखें खुशी से भर आती हैं और वो सबसे विदा लेकर आंखों में ढेर सारे सपने बटोरकर बच्चों और मनोज के साथ वापस शहर लौट आती है। पर शहर आने के बाद भी बच्चे गांव की बातें करते नहीं थक रहे थे। ये देख सुहाना और मनोज की खुशी का ठिकाना नहीं था। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज। सुंदरपुर गांव में नदी किनारे छोटे बच्चों का एक स्कूल था, जिसमें गांव के अमीर गरीब सभी बच्चे एक साथ पढ़ते थे। स्कूल के अध्यापक का नाम था शंकर प्रसाद, जो बहुत ही ज्ञानवान थे। बच्चे होशियार होने के साथ साथ बुद्धिमान भी बने, इसके लिए वह सदैव ही कुछ न कुछ प्रयास करते ही रहते थे। गुरुजी, मैंने नदी के किनारे को बिल्कुल साफ कर दिया। अब वहाँ पर कोई गंदगी नहीं है। इसने तो कुछ भी नहीं किया गुरुजी, जितना मैंने किया है। मैंने तो स्कूल की दीवारों को फिर से रंग दिया। अब स्कूल मजबूत हो गया है और सुंदर भी दिखाई दे रहा है। और मैंने जो स्कूल की कक्षा में सुंदर सुंदर दृश्य बनाकर पेंटिंग लगाई है, उसका क्या? बस बच्चों, ऐसे मेरा तुम्हारा नहीं करते। यहाँ सभी बच्चे पढ़ाई करते हैं। मेरे लिए तुम सभी बच्चे बराबर हो, पर जो सबसे अच्छा काम करता है वही प्रशंसा का पात्र बनता है। तुम सभी छात्र बहुत ही मेहनती हो, ये तो तुमने मुझे आज का कार्य करके दिखा दिया। किंतु सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है, वो तो अगला कार्य करके ही पता चलेगा, जो मैं तुम्हें कुछ समय पश्चात दूंगा। गुरुजी, आप ऐसा क्या कार्य देंगे? वक्त आने पर पता चल जाएगा। मैं सबसे बुद्धिमान हूँ, मैं ये कार्य करके दिखा दूंगा। बस मुझे एक बार कार्य पता चल जाए। मुझे भी गुरुजी के सामने सबसे ज्यादा बुद्धिमान बनना है, इसलिए मैं भी उस कार्य को करने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। गुरुजी कब ऐसा कार्य देंगे, इसकी बच्चे प्रतीक्षा करने लगे। उन्हीं सब बच्चों में एक बच्चा था बिट्टू, जो बहुत ही शांत स्वभाव का था। बिट्टू किसी से ज्यादा बातचीत नहीं रखता था, वो केवल अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देता था। इसलिए बच्चे उसके साथ बहुत शरारत करते थे। जब भी बिट्टू नदी के किनारे बैठकर पढ़ने की कोशिश करता, तो बच्चे उसे तंग करने के लिए आ जाते। अरे बिट्टू, चलना हमारे साथ गेंद बल्ला खेल। नहीं सूरज, मुझे बहुत पढ़ाई करनी है, मैं अभी नहीं खेल सकता। जितनी मर्जी कोशिश कर ले पढ़ाई करने की, पर गुरुजी हमारी प्रशंसा करते हैं। कभी उन्होंने आज तक तेरी प्रशंसा नहीं की, क्योंकि तू गरीब है। ये तुम गलत कह रहे हो सूरज। गुरुजी तो मेरी हमेशा प्रशंसा करते हैं। आज भी मैंने जब नदी के किनारे की साफ सफाई की, गुरुजी ने मेरी बहुत प्रशंसा की थी। उससे कुछ नहीं होता, वो तो तुमसे काम करवाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने तुम्हारी झूठी प्रशंसा की थी। क्या हो रहा है बच्चों, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? कुछ नहीं मास्टर जी, हम बस ऐसे ही आने वाली परीक्षा की कुछ बातें कर रहे थे। बच्चों ने बात छुपा ली। बच्चों, कल सुबह तुम सभी बच्चों को मेरे साथ नदी के पार जंगल में चलना है और ऐसा कुछ ढूंढ कर लाना है जो हमारे विद्यालय के लिए उपयोगी हो। समझ लो, ये तुम सब बच्चों की वार्षिक परीक्षा है, इसलिए सभी बच्चों को अच्छे अंक प्राप्त करने हैं।
तो बहुत ही उत्तम वस्तु लानी होगी। गुरुजी की बात सुनकर सभी बच्चे बहुत उत्साहित हो गए। सब यही सोच रहे थे कि ऐसा क्या लाएं कि वो परीक्षा में सबसे बेहतर अंक ला सके। सब बच्चे अपने अपने घर पहुंचे और अपने माता पिता को ये बात बताई। माँ, मैं जंगल से सुंदर सुंदर फूल तोड़ कर लाऊंगा और कक्षा की दीवार पर सजाऊंगा। गुरुजी बहुत खुश हो जाएंगे। ये बहुत अच्छा विचार है बेटा, अपना ध्यान रखना। मैं रोटी बांध कर दे दूंगी, भूख लगे तो खा लेना। हर बच्चा अपने माता पिता से इसी बारे में बात कर रहा था। कोई जंगल से लकड़ी लाने के बारे में सोच रहा था ताकि स्कूल के लिए फर्नीचर तैयार किया जा सके। अलग अलग सोच लेकर बच्चे गुरुजी के साथ अगले दिन नदी पार जंगल में पहुंचे। बच्चों, मैं यहीं पेड़ के नीचे कुछ देर आराम करता हूँ। तुम सब जाओ और कुछ उपयोगी वस्तुएं ढूंढ कर लाओ। ठीक है गुरुजी, हम थोड़ी देर में आते हैं। सभी बच्चे जंगल के भीतर चले गए और उपयोगी वस्तुएं खोजने लगे। सभी बच्चे कोई न कोई कार्य कर रहे थे, पर बिट्टू को समझ नहीं आ रहा था कि वह स्कूल के लिए क्या ढूंढे जो उपयोगी हो और स्कूल के काम आ सके। अरे ये बिट्टू तो कुछ कर ही नहीं रहा, लगता है ऐसे ही खाली हाथ वापस जाने वाला है। ये जंगल के अंदर क्यों जा रहा है? हमें क्या, जहाँ भी जाए हमें तो बस अपने काम से मतलब होना चाहिए। चलो, हम सबने बहुत सामान एकत्रित कर लिया है, हमें वापस चलना चाहिए। ठीक है, चलो हम वापस चलते हैं। पर बिट्टू साथ नहीं है। मास्टर जी कुछ बोले ना, हमें क्यों कुछ बोलेंगे, इसे ही डांट पड़ेगी। इतनी दूर जाने की क्या जरूरत थी, चलो हम चलते हैं। बिट्टू जंगल के अंदर चला गया और बच्चे वापस गुरुजी के पास लौट आए। गुरुजी देखिए, मैं कितने सुंदर फूल लाया हूँ। ये फूल हम अपने स्कूल की दीवारों पर सजाएंगे। अति उत्तम, तुम सबने बहुत मेहनत का कार्य किया है। पर बिट्टू कहाँ है? तुम सब तो लौट आए, बिट्टू अभी तक नहीं आया। गुरुजी पता नहीं, बिट्टू तो जंगल के अंदर चला गया है। उसने अभी तक कुछ भी नहीं ढूंढा था। हमें तो लगता है वो सिर्फ जंगल में घूमकर खाली हाथ ही लौट कर आएगा। कोई बात नहीं, तुम लोग यहाँ बैठो, बिट्टू आ जाए उसके बाद हम वापस नदी पार चलेंगे। गुरुजी बिट्टू की प्रतीक्षा करने लगे। बिट्टू जंगल के अंदर पहुंचा और सोचने लगा। तभी बिट्टू की नजर एक छटपटाती चिड़िया पर पड़ी जो जाल में फंसी हुई थी और जाल से निकलने का प्रयास कर रही थी, जिस कारण चिड़िया के पंख भी घायल हो गए थे। बिट्टू को चिड़िया पर तरस आ गया। उसने चिड़िया को धीरे से जाल से बाहर निकाला और सोचने लगा, अगर मैं इस घायल चिड़िया को यहाँ जंगल में अकेला छोड़कर गया तो कोई भी जंगली जानवर या बड़ा पक्षी इसे अपना शिकार बना लेगा। नहीं, मैं इसे अपने साथ ले जाता हूँ। गुरुजी से कहूंगा कि हम इसे अपने स्कूल में रख लेंगे। वहाँ ये चिड़िया सुरक्षित भी रहेगी और इसकी देखभाल भी हो जाएगी। बिट्टू चिड़िया को अपने हाथों में पकड़कर गुरुजी के पास लाया। अरे बिट्टू, तुमने तो आने में बहुत देर लगा दी। बताओ, तुम जंगल में से स्कूल के लिए क्या उपयोगी चीज लाए हो? गुरुजी, मैं जंगल में किसी वस्तु की तलाश कर रहा था, पर कोई वस्तु तो मिली नहीं। हाँ, अचानक मेरी नजर इस घायल चिड़िया पर गई। मैंने इसे जाल से छुड़ा लिया और इसे यहाँ ले आया। गुरुजी, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या हम इस चिड़िया को अपने साथ स्कूल ले चलें? ये बेचारी बहुत कष्ट में है। इसके घायल पंखों के कारण शायद इसे बहुत दर्द भी हो रहा है। कुछ दिन हम इसको अपने पास रख लें तो ये ठीक हो जाएगी। अगर हमने इसे यहाँ छोड़ दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि इस पर कोई संकट आ जाए। गुरुजी, इस घायल चिड़िया का स्कूल में भला क्या काम? हम देखो कितने काम की चीज लाए। और ये देखो गुरुजी, एक घायल चिड़िया को उठा कर ले आया। उल्टा हमें ही इस चिड़िया की देखभाल करनी पड़ेगी। ये तो हमारे किसी भी काम नहीं आने वाली। बिट्टू बेटा, इस चिड़िया को स्कूल ले चलो और वहाँ जाकर हम इसका उपचार करेंगे। बच्चे चुप हो गए क्योंकि गुरुजी ने बिट्टू को चिड़िया को अपने साथ ले जाने के लिए आज्ञा दे दी थी। बिट्टू सबके साथ चिड़िया को स्कूल ले आया। बिट्टू ने चिड़िया के पंखों पर दवाई लगा दी। अगले कुछ दिनों तक बिट्टू चिड़िया की खूब देखभाल करने लगा। पढ़ाई के साथ साथ बिट्टू चिड़िया का भी पूरा ख्याल रखता था। धीरे धीरे चिड़िया बिट्टू की दोस्त बन गई। अब बिट्टू जहाँ भी जाता चिड़िया उसके साथ जाती। एक दिन गुरुजी बच्चों को नदी किनारे पढ़ा रहे थे। चिड़िया भी वहीं उड़ रही थी। गुरुजी, ये चिड़िया तो हमें पढ़ने ही नहीं देती। पता नहीं बिट्टू क्या मुसीबत उठा लाया है। पूरे स्कूल में शोर मचा रहता है। गुरुजी, इस चिड़िया को आप वापस जंगल में भेज दो। गुरुजी, मुझे लगता है ये चिड़िया कुछ परेशान है, वरना ये ऐसा कभी नहीं करती। क्या हुआ चिड़िया रानी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? देखो, तुम्हारी वजह से बच्चों को परेशानी हो रही है। बताओ क्या हुआ है? चिड़िया मनुष्यों की भाषा बोलने लगी। मैं कुछ बताना चाहती हूँ। नदी में एक मगरमच्छ का परिवार आकर बस गया है। मैंने उनकी बात सुन ली थी। वो कह रहे थे कि अब वो रोजाना नदी से बाहर आकर स्कूल के सभी बच्चों को अपना शिकार बनाए करेंगे। उनकी बातें सुनकर मैं घबरा गई। वो बहुत खतरनाक मगरमच्छ है। आप सबको कुछ करना चाहिए।
वरना वो आप सबको और इस स्कूल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बिट्टू, ये चिड़िया हमारी भाषा बोल रही है। अवश्य ही ये सत्य कह रही होगी। हमें सावधानी बरतनी चाहिए। मैं जल्दी ही कुछ करता हूँ। गुरुजी ने गांव वालों से बात की और नदी में आए हुए सभी मगरमच्छ पकड़ लिए गए और उन्हें दूर समुद्र में छोड़ दिया गया। चिड़िया की वजह से सब सुरक्षित बच गए। देखा बच्चों, इस संसार में कुछ भी अनुपयोगी नहीं। हर वस्तु और हर प्राणी की अपनी कीमत है। इसीलिए किसी भी प्राणी और वस्तु को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। परीक्षा के परिणाम के अनुसार बिट्टू इस परीक्षा में प्रथम आया है, क्योंकि वो जंगल से ऐसी चीज ढूंढ कर लाया जिसने हम सबकी जान बचा ली। और इस तरह बिट्टू की करुणा और समझदारी ने न केवल एक चिड़िया की जान बचाई, बल्कि पूरे स्कूल को भी एक बड़े खतरे से सुरक्षित किया। गुरुजी ने सबको समझाया कि सबसे बड़ा ज्ञान वही है जो दूसरों की भलाई में लगे। यही सच्ची बुद्धिमानी है। उस दिन के बाद वो चिड़िया बिट्टू के साथ साथ सभी की प्रिय बन गई। अमीर और गरीबों में भेदभाव तो सदियों से है। ऐसी कुछ कहानी है दो बच्चों की, मुकुल और बिट्टू की। दोनों का घर एक ही शहर के एक ही मोहल्ले में है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। फिलहाल के लिए दोनों एक साथ खेलते हैं। मुकुल हर रोज बिट्टू को बुलाने के लिए उसकी झोपड़ी के बाहर जाता है। बिट्टू आजा, खेलना है कि नहीं? बिट्टू बाहर आया। चल मुकुल खेलते हैं, बहुत मजा आएगा। बच्चों के दिल में पाप नहीं होता है। वो दोनों तो बस दोस्त हैं, लेकिन कल से दोनों स्कूल में भर्ती होने वाले हैं। इसीलिए शाम को मुकुल की माँ सविता ने मुकुल से कहा, मुकुल तुम उस बस्ती में जाना बंद करो, कल से तुम्हारा स्कूल शुरू होने वाला है। लेकिन माँ, वहाँ मेरा दोस्त रहता है बिट्टू। वो बस्ती में रहने वाला गरीब गंदा लड़का तुम्हारा दोस्त है? ओहो, देखो मुकुल, हम लोग अमीर हैं। अब तुम बड़े स्कूल में जाने वाले हो। अब तुम उस गरीब लड़के से खेल नहीं सकते हो। सविता ने तो मुकुल को मना कर दिया। मुकुल ने चुपचाप बात मान भी ली, लेकिन बिट्टू की माँ रमा बिट्टू को यही बात समझा नहीं पा रही थी। बिट्टू, मुकुल अमीर है, उसके पापा अच्छी नौकरी करते हैं, यहाँ बहुत बड़े फ्लैट में रहते हैं। तुम दोनों की दोस्ती एक न एक दिन टूट जाएगी बेटा। नहीं माँ, हमारी दोस्ती नहीं टूटेगी। आप देख लेना, मुकुल हर रोज मेरे साथ खेलेगा। बेटा, कल से तुम्हारा स्कूल शुरू हो रहा है और तुम सरकारी स्कूल में जाने वाले हो। मुकुल अमीरों के स्कूल में जाने वाला है, समझा करो बेटा। ये गरीब अमीर क्या होते हैं माँ? रमा के पास इस चीज का जवाब नहीं था। अगले दिन मुकुल अमीरों वाले स्कूल में गया और बिट्टू सरकारी स्कूल में। मुकुल के स्कूल में शहर के अमीर खानदान के बच्चे आए हुए थे। किसी के पास महंगा मोबाइल था तो किसी के पास महंगा वीडियो गेम। स्कूल के अंदर पार्क, स्विमिंग पूल, गेमिंग रूम, ये सब कुछ था। और उधर बिट्टू के स्कूल में बैठने के लिए जगह तक नहीं थी। बिट्टू के स्कूल में टीचर क्लास लेने आए। बच्चों, बैठ जाओ सभी। लेकिन सर, यहाँ तो बैठने के लिए बेंच ही नहीं है। अच्छा, तो तुम क्या प्रधानमंत्री हो जो बैठने के लिए बेंच चाहिए? जमीन पर बैठ जाओ। बिट्टू के साथ सभी जमीन पर बैठ गए। फर्श गंदा था और गीला भी था। सारे बच्चों के पैंट भीग गए और उसी हालत में पढ़ाई शुरू हो गई। बिट्टू ने मन लगाकर पढ़ाई की। क्लास के बाद बिट्टू के पास लल्ला नाम का एक लड़का आया। अरे बिट्टू, मेरे साथ दोस्ती करेगा? साथ में खेलेंगे। नहीं लल्ला, मुकुल मेरा दोस्त है, मैं उसी के साथ खेलता हूँ। अच्छा, वो अमीर लड़का देखना, वो तुझे धोखा देगा। धोखा, हाँ। बिट्टू को फिर भी यकीन नहीं हुआ। बच्चे का मन है ना, इतनी आसानी से बुराइयां दिल के अंदर नहीं जा पाती हैं। उधर मुकुल ने रोहन नाम के एक लड़के के साथ दोस्ती कर ली। रोहन के पास महंगा वीडियो गेम था। तो फिर आज शाम को दोनों एक साथ वीडियो गेम खेलेंगे। हाँ, मेरे घर पे आ जाना। स्कूल से लौटने के बाद अपने कमरे में बैठकर मुकुल और रोहन गेम खेलने लगे और बिट्टू घर के बाहर मुकुल को बुलाने के लिए आया। मुकुल, खेलना नहीं है क्या? आजा। मुकुल बाहर निकला और बोला, नहीं, मैं आज से तेरे साथ नहीं खेलूंगा। लेकिन क्यों नहीं? तू गरीब है, हम दोनों के स्कूल भी अलग अलग हैं, हम दोनों दोस्त नहीं हो सकते। तू चला जा यहाँ से। अब बिट्टू का दिल टूट गया। वो घर गया और अपनी माँ को पकड़कर जोर जोर से रोता रहा। माँ, मुकुल ने मुझे गरीब कहा। गरीब क्या होता है माँ? अमीर क्या होता है माँ? बताओ ना माँ, बताओ ना। बिट्टू फूट फूट कर रो रहा था।
साथ में उसकी माँ भी रो रही थी। आज बिट्टू समझ गया था कि गरीब और अमीर में फर्क क्या होता है। उसे अब बस स्कूल जाकर मन लगाकर पढ़ाई करनी थी। सरकारी स्कूल में ज्यादा टीचर नहीं थे, जितने भी थे वो कभी टाइम पर आते नहीं थे, और जो आते थे वो सही से पढ़ाते नहीं थे या फिर क्लास के अंदर बैठकर अपनी नींद पूरी करते थे। उधर मुकुल के स्कूल में सब कुछ टाइम पर होता था। सभी टीचर आते भी थे और पढ़ाते भी थे, साथ साथ अच्छे अच्छे खाने को और खेलने को भी मिलता था। इन सब के बीच में मुकुल बिट्टू को भूल चुका था और बिट्टू पढ़ाई कर रहा था। उसे गरीबी से मुक्ति चाहिए थी। इतने में एक दिन टीचर ने कहा, बच्चों, हर साल शहर में स्कूलों के बीच में एक कंपटीशन होता है। उनमें आप में से कोई भी हमारे स्कूल की तरफ से एग्जाम और क्विज में बैठ सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है। आज तक हमारा स्कूल कभी जीता नहीं। लेकिन इस बार हम जीतेंगे सर। जीतेंगे? लेकिन कैसे? तुम्हें पता भी है कि मॉडल स्कूल के लड़के कितने स्मार्ट हैं, वहाँ कितनी अच्छी पढ़ाई होती है। वो सब मुझे नहीं पता सर, लेकिन माँ कहती है कि मेहनत और लगन ही सफलता की सीढ़ी है। मैं मन लगाकर पढ़ूंगा, कुछ भी करूंगा, लेकिन मैं ये मुकाबला जीत कर ही आऊंगा। मैं दिखा दूंगा कि हमारा स्कूल भी जीत सकता है। शाबाश, ये हुई ना बात। ठीक है, मैं खुद अलग से तुमको पढ़ाऊंगा। बिट्टू को देखकर टीचर में भी जोश आ गया और वो बिट्टू को अच्छे से पढ़ाने लगे। उधर मुकुल ने भी अपने स्कूल की इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए नाम दर्ज कर दिया, लेकिन उसका ध्यान नए दोस्तों के साथ मस्ती करने और वीडियो गेम खेलने में ही था। और आखिरकार मुकाबले का दिन भी आ गया। बिट्टू और मुकुल आमने सामने आ गए। दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक गए और पहला एग्जाम शुरू हो गया। एग्जाम में मुकुल ने आधे प्रश्नों का उत्तर नहीं लिखा क्योंकि उसे आता नहीं था, लेकिन बिट्टू ने सभी प्रश्नों का सटीक उत्तर दिया और पहला मुकाबला जीत गया। और फिर क्विज की बारी आई। जज ने पूछा, हाँ तो बताइए, भारत की कैपिटल कहाँ है? न्यू दिल्ली सर। बहुत बढ़िया बिट्टू। हमारा नेशनल एनिमल क्या है? शेर है सर। वेरी गुड। अब बताओ, हमारा नेशनल सॉन्ग जन गण मन किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने सर। बहुत अच्छा। क्या बात है मुकुल, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है क्या? सर, मुझे तो बस वीडियो गेम के बारे में पता है। मुकुल शर्मिंदा हो गया। बिट्टू ने प्रतियोगिता जीत ली और उसके बदले उसे स्कॉलरशिप मिली। मुकुल बिट्टू के पास आकर बोला, बिट्टू मुझे माफ कर दे। बड़े स्कूल में भर्ती होने के बाद मैं सब कुछ भूल गया था। क्या तू फिर से मेरा दोस्त बनेगा? हाँ मुकुल, हम तो बेस्ट फ्रेंड हैं। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया और दोनों फिर से दोस्त बन गए। अंत में दोनों की दोस्ती के बीच में अमीरी गरीबी नहीं आई और आना भी नहीं चाहिए। बिट्टू की वजह से उसके स्कूल में सुधार आया। स्कूल में टीचर समय पर आने लगे और मेहनत से पढ़ाने लगे। बैठने के लिए बेंच, शौचालय, सब कुछ का इंतजाम हो गया और सभी बच्चे एक ब्राइट फ्यूचर की ओर बढ़ने लगे। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।